वेलकम बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का। और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा अगला चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। और इसमें हम पिछली क्लास में देख चुके थे वर्क के बारे में, वर्क डन के कॉन्सेप्ट्स देखे। और अब बारी है हमारी एनर्जी को आगे बढ़ाने की। तो शुरू करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो एनर्जी की अगर बात करें तो सिंपल डेफिनेशन जो आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखी है, एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की काम कर सकने की एबिलिटी को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली एनर्जी और वर्क ये हमेशा साथ में चलेंगे, इन दोनों में ज़्यादा अलग कुछ नहीं है, ध्यान रखेंगे इसका। तो अगर आगे बढ़ाएं तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड, या आप कह सकते हो व्हेन दिस इट्स एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। जो भी एनर्जी बॉडी के अंदर है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्स के थ्रू बॉडी में जितना भी काम कर सकने की एबिलिटी है या वो जितना काम करेगी वही उसकी एनर्जी का अमाउंट होता है। तो अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। देन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, डिनोटेड बाय कैपिटल जे, जैसा कि वर्क डन के लिए भी देखा था हमने, सीजीएस यूनिट अर्ग और इनका कन्वर्जन। और फिर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इसमें हमारे पास दोनों आ जाती हैं, पोटेंशियल हाइट की वजह से जनरली और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी हीट की वजह से, लाइट एनर्जी लाइट की फॉर्म में मिलती है। इसी तरह से साउंड एनर्जी, कहीं से भी किसी भी तरह का सोर्स साउंड का होगा वो साउंड एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। केमिकल्स के थ्रू जो एनर्जी मिलती है वो केमिकल एनर्जी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेट की मदद से मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एक और एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियस के अंदर मिलती है न्यूक्लियर रिएक्शन करवाकर, जिसकी एडवांस स्टडी आपकी हायर क्लासेस में आपको मिलेगी, यहाँ सिर्फ नाम से ही है। और इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ जो हमें मेनली देखना है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को देखना है। तो पहले ज़रा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप। जब भी किसी बॉडी की शेप को चेंज करते हैं आप, या उसकी एक पोजीशन क्रिएट कराते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है जो कि कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और बॉडी की पोजीशन बनाने में जो वर्क हुआ है ये उसी के बराबर रहती है। तो जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो एक हैमर है हमारे पास, एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक आयरन नेल रखा आपने, और आप इस हैमर को उठाकर, जब आप हैमर को उठाएंगे, इस हैमर को उठाएंगे तो उठाकर जब इस पर हिट करेंगे तो उठाने में होल्ड करके आपको कुछ वर्क करना होगा इसको हाइट पर ले जाने के लिए। इसमें पोटेंशियल एनर्जी डालेंगे, उसको स्ट्रक ऑफ करेंगे तो काइनेटिक में कन्वर्ट होकर इससे टकराएगा और फिर इसमें इसको प्रेस करता है। पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। द रेज्ड हैमर पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, जो आपने हैमर उठाया था उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है, उसने हिट किया और ये धीरे धीरे इसमें प्रेस हो गया। तो वर्क ड्राइविंग द नेल इनटू द वुडन ब्लॉक इज डन बाय द हैमर व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। जो ऊपर हाइट से हम धीरे धीरे इसको नीचे ला रहे हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, वही इसमें वर्क करने में यूटिलाइज हो जा रही है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ वर्क हमें करके देती है। तो हमारे इस केस में जो वर्क हुआ है वो है वर्क इज ड्राइविंग द नेल इनटू द वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, बढ़ाते हैं फिर आगे। एक हमारे पास ये टैंक है, इसमें वाटर स्टोर हो रखा है। यहाँ पर जो वाटर स्टोर्ड है, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है इसमें। द वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। आपने अपने आसपास देखा होगा, हमारे घरों में वाटर सप्लाई के लिए इसी तरह के टैंक्स का इस्तेमाल होता है, जो हाइट पर रहते हैं, वाटर स्टोर करके वाटर को हाइट पर स्टोर करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी उसी से हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है वाटर। तो वाटर व्हेन रिलीज्ड इज मेड टू फ्लो, यानी कि वर्क डन हुआ है बाय दिस पोटेंशियल एनर्जी ओनली। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्प्रिंग, यहाँ चेंज इन शेप की बात आएगी। अभी सर्टेन लेंथ है, हम इसे प्रेस कर सकते हैं, इसकी लेंथ रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमने प्रेस किया, लेंथ कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज करेंगे वापस आ जाएगा, वर्क डन करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं, बॉल को मूव कराने का काम करेगा।
आपने देखा, फिर से देख लेते हैं। हम यहाँ पर हाथ से बॉल को मूव नहीं करा रहे हैं, यहाँ जो बॉल का मूवमेंट है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से होगा। देखते हैं, बस हाथ हटाना है और इसने बॉल को मूव करा दिया। तो बॉल को मूव कराने का वर्क पोटेंशियल एनर्जी से हुआ है। When the spring is released, the potential energy stored in the spring does work on the ball and the ball starts moving. Important concept. तो इसको भी पॉज करके अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे बढ़ाते हैं। इसे तो आप पहचानते ही हैं, ज़रूर आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलास्टिक बैंड होगा, इलास्टिक स्ट्रेच्ड वायर, और इसको जब हम स्ट्रेच करते हैं कोई स्टोन या मार्बल लगाकर तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब हमें बस इसको थ्रो नहीं करना है, सिर्फ रिलीज़ करना है। आगे थ्रो करने का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड कैटापल्ट, और ये थ्रो किया जो ये पोटेंशियल एनर्जी ने ही वर्क करके दिया है। तो व्हेन रिलीज्ड इट डज द वर्क ऑफ फायरिंग द स्टोन। ठीक है, इसे भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मूले की बात करें तो बेसिकली फॉर्मूला बताना थोड़ा मुश्किल है पोटेंशियल एनर्जी का, बट अगर आप एक पर्टिकुलर केस हाइट की बात करें तो हाइट के थ्रू हम जरूर पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास वो और कुछ नहीं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू वर्क डन है, वर्क डन बाय द बॉडी इन मेंटेनिंग पोजिशन, चेंज्ड पोजिशन ऑफ द बॉडी, और अदरवाइज आप जब उसको रिलीज़ कर रहे हैं तो वो वापस वर्क करके देता है। तो कैसे होगा, सपोज एक ब्लॉक है जिसका मास m, उसे आप h हाइट पर ले जाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो h हाइट पर ले जाने पर इसमें जो वर्क किया है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। कैसे निकालेंगे, सपोज ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट h अब द सरफेस ऑफ अर्थ अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो यहाँ जो वर्क डन करना होगा इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन आता है, और वर्क यहाँ पर होगा, फोर्स होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट में, इसके वेट के अगेंस्ट में फोर्स mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले गए तो हाइट h, तो mgh हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, जैसा कि हम कह रहे थे यहाँ पर वर्क डन, तो जो वर्क किया है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन चुका है। ठीक है, तो बढ़ाएं इसको आगे। पोटेंशियल एनर्जी अगेन इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज़ टू बी टेकन विथ प्रॉपर साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि हम वर्क डन के कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन वेदर वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स और बाय द फोर्स। तो इसे पॉज करके जरूर नोट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट है ब्लॉक, जिसको आप कुछ सर्टेन हाइट पर लेकर गए हैं, दूसरा ब्लॉक सेम मास है बट इस बार जो हम हाइट लेकर जाएंगे वो थोड़ा कम रखेंगे और फिर हम उसको आगे डिस्प्लेस करा के फिर ऊपर लेकर गए हैं। तो आप देख रहे होंगे इस केस में हमने डिस्टेंस ज़्यादा लिया है, यहाँ पर हम डायरेक्ट उसे सीधे ऊपर लेकर गए हैं, जबकि यहाँ हम उसे ऊपर ले गए, फिर आगे ले गए, फिर ऊपर ले गए। तो डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा हुआ, ऑब्वियसली सेकेंड केस में यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर वर्क डन की बात करें तो यहाँ भी हाइट वही है h, और इसलिए यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगी। ठीक है, डायरेक्ट पोजीशन पर डिपेंड करती है। नोट कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जीज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, या आप कह सकते हो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, अगर हम इसको वापस लेकर आ रहे हैं तो उतना ही नेगेटिव वर्क डन हो गया है, माइनस mgh, दोनों को जोड़ा तो नेट वैल्यू 0, क्योंकि वापस ओरिजिनल वैल्यू पर आ गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन ए राउंड ट्रिप, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन सेम ओवर ए क्लोज पाथ, इट इज़ ऑलवेज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी इज प्लस mgh, लॉस्ट इज माइनस mgh, दोनों का सम किया तो आंसर 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ से बात प्रूव होती है। ये ऐसे केसेस में काम करता है जहाँ पर टोटल वर्क डन आप 0 दिखा देते हैं। जिस फोर्स के थ्रू वर्क डन 0 होता है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। थोड़ा हायर टर्म है एडवांस नॉलेज के लिए, तो इसे भी ज़रूर नोट कर लेंगे। फिर बढ़ाते हैं इसको आगे। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसा कि बताया जाता है मोशन की वजह से आने वाली एनर्जी है। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड एवरी मूविंग बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। हर ऑब्जेक्ट के पास है, फॉर्मूला होता है इसका 12 mv², ऐसा यूनिट जूल है, CGS यूनिट अर्ग,
क्वांटिटी ये स्केलर होती है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मूविंग क्रिकेट बॉल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये आप देख ही रहे हैं। ये मूविंग क्रिकेट बॉल, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो इसे थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं आगे। एवरी मूविंग पार्ट इन दिस इंजन पोजेस काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंजन है, व्हील को मूव कराने वाला सिस्टम, और इसी में काइनेटिक एनर्जी हर पार्ट में, यहाँ पिस्टन में काइनेटिक एनर्जी, यहाँ व्हील के मोशन में काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ये बॉब और पेंडुलम अरेंजमेंट टाइप है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मूवमेंट में जहाँ जहाँ मूवमेंट आप देख पा रहे हैं हर जगह यहाँ आपको ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है जो हमने हाफ एम वी स्क्वायर लिखा था उसके बारे में देखेंगे। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u, ये इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है जिसका मास है m, और जब उस पर फोर्स लगा t टाइम के लिए तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई v, डिस्प्लेसमेंट उसका रहा s। तो ऐसी बॉडी के लिए वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है f इंटू एस। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया है हमने, s अपनी जगह पर है, और m के साथ फिर as लगा दिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से as की वैल्यू निकालने के लिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे, तो as का आंसर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया है। सब्सटीट्यूटिंग इट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो m के साथ हाफ ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये बेसिकली वर्क डन है पोजेस्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम ये मानकर चलें कि बॉडी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, यानी कि वो इनिशियली रेस्ट पर थी, तो हमारा फार्मूला ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे होगा? इफ़ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, तो u को 0 रखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि जितना भी वर्क हुआ है वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, आपके सिलेबस के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, तो इसको ज़रूर सीरियसली लेकर चलना है अच्छे से। बढ़ाते हैं आगे, आप पॉज करके नोट कर चुके होंगे। कुछ नोट पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल, अगर मास को हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, डायरेक्ट रिलेशनशिप में। अच्छा, वेलोसिटी के साथ स्क्वायर है, तो अगर मास वेलोसिटी को डबल किया, ये ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी हुई थी डबल, लेकिन यहाँ वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं हुई बल्कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है, क्योंकि स्क्वायर इन्वॉल्व है। इसी तरह से अगर मास को हाफ किया तो 1/2 नहीं होगा बल्कि 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर होने की वजह से। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है इवन व्हेन द वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी का टर्म है। द टर्म स्पीड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी फॉर द फार्मूला, एंड इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर बढ़ाएंगे इसे आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास पावर का। तो पावर बेसिकली क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी और कंज्यूमिंग एनर्जी। कितना रेट से आपने वर्क किया उसको हम पावर कहते हैं। फॉर्मूला बनाएंगे तो पहले एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है तो वहाँ पावर एसोसिएटेड होती है। किस रेट से एनर्जी कन्वर्ट हुई उसी को हम बोलते हैं। रेट का मतलब हमेशा टाइम से डिवाइड करना होता है। यहाँ रेट ऑफ वर्क डन है तो वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है, आपके बहुत काम आने वाला है ये। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। तो यहाँ से हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला बनता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम या कन्वर्ट हुई है अपॉन में टाइम टेकन, E अपॉन T भी इसका फॉर्मूला बनेगा। और ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं आगे। तो पावर अगेन स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इज वॉट, जो कि पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T फॉर्मूले से हमने बनाई है।
W/T, जिसमें अगर यूनिट बनाएंगे तो वर्क डन के लिए जूल पर सेकेंड, और इसी का दूसरा नाम है वॉट। W से डिनोट करते हैं, वॉट कैपिटल W से इसे डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ाते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं, ये कन्वर्जन आ गया है। 1 watt is the power when 1 joule of work is done in 1 second, और 1 watt is the power when 1 joule of energy is consumed in 1 second। ये हमारी डेफिनेशन है 1 watt को डिफाइन करने की, और काफ़ी फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछी जाती है। तो 2 स्टार मैंने इस पॉइंट को ही स्पेशली दे दिए हैं, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट कुछ अदर यूनिट्स में आता है, जैसे किलो में अगर कन्वर्ट करेंगे किलोवाट तो 1000 वाट होता है। 1 kW से डिनोट कर लेते हैं, 1000 वाट। ऐसे मेगा आएगा तो 10 की पावर 6 होता है वॉट। MW कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अनदर यूनिट इज़ हॉर्स पावर, जिसको शॉर्ट में HP कहते हैं, और इसकी वैल्यू 746 वाट है। देन द पावर ऑफ द इंजन ऑफ द कार एंड अदर व्हीकल्स इज मेजर्ड बाय यूनिट कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर, BHP शॉर्ट में कहा जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। 746 वाट ही रहता है। और कमर्शियल यूनिट की अगर बात करें तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। किलोवाट इसमें पावर की यूनिट है, आवर टाइम की यूनिट है, तो किलोवाट आवर शॉर्ट में KWH लिखा जाता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। सिंपल कॉन्सेप्ट, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका पावर रेटिंग है 1 किलोवाट, उसे 1 आवर तक के लिए यूज़ करते हैं, तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी कन्वर्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस नोट के अंदर में, इसको ज़रूर अच्छे से नोट करके रखना है और बार बार पढ़ना है, याद करना है इसको, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर बढ़ेंगे आगे। हमारे पास एक कन्वर्जन और है, इसको भी देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट किया गया है, तो किलोवाट का मतलब 1000 वाट, आर का मतलब 16 × 60 सेकेंड यानी कि 3600 सेकेंड, तो उसके बाद 3600 × 000 वाट सेकेंड और 3.6 × 10⁶ जूल, ये कन्वर्ट करके वैल्यू आई है। इसके साथ इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कन्वर्जन की बात करेंगे। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जिसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। क्या क्या एग्जांपल हैं, जैसे कि डिवाइस, एनर्जी इन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिर थर्ड फोर्थ फॉर्म में देखेंगे। अ बॉडी इज थ्रोन अप, एक बॉडी आपने ऊपर थ्रो किया, उस वक्त आपने उसे दी काइनेटिक एनर्जी, हाइट पर जाकर वो बन गई पोटेंशियल एनर्जी। वापस आती है तो पोटेंशियल एनर्जी से वापस बनेगी वो काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक से वो जीरो लेवल पर आ जाएगी। नेक्स्ट है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट अबव। ओके, तो हमने इस केस में यहाँ पर कंसिडर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही मानकर चल रहे हैं। अब उसके बाद अगर वो नीचे आती है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी, फिर नीचे आते हुए वो साउंड दे सकती है, लाइट हो सकती है, स्पार्किंग की फॉर्म में हीट आ सकती है, ए बॉडी इज स्टोन और हैवी मेटल फॉलिंग ऑन ए हार्ड सरफेस। तो बहुत सारी फॉर्म में कन्वर्जन होगा। फिलामेंट ऑफ बल्ब आप जानते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, हीट एंड लाइट एनर्जी हमें मिलती है। ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी मिलती है, ऑल्सो लाइट भी हो सकती है अगर वहाँ पर इंडिकेटर लगा है तो। आपने देखा होगा कई इलेक्ट्रिक आयरन में इंडिकेटर होता है। तो इस टेबल को ज़रा प्रिपेयर कर लेंगे पॉज करके, फिर बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट आ रहा है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये वो पावर स्टेशन है जहाँ पर हम कोल वगैरह को यूज़ करके हीट एनर्जी बनाते हैं। तो केमिकल एनर्जी ऑफ कोल से हमने बनाया हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से फिर काइनेटिक और उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बेसिकली यहाँ काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के रोटेशन को लेकर है, और फिर उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में अगर देखेंगे तो पहले वाटर को हाइट पर स्टोर करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, देन वो फ्लो करवाया जाता है, स्लो डाउन करवाया जाता है स्लोप पर,
काइनेटिक एनर्जी और बाद में कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करेंगे तो वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी और हीट से काइनेटिक टरबाइन का रोटेशन और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से विंड मिल की बात कर रहे हैं तो विंड मिल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड है और उसको फिर हम कन्वर्ट कराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। माइक्रोफोन, आप लोग फ़ोन में बात करते हैं, बोलते हैं तो साउंड एनर्जी आती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से लाउड स्पीकर, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, स्पीकर वगैरह हम लगा के रखते हैं और वो आउटपुट में देता है साउंड एनर्जी। इसी तरह से गैस स्टोव, आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर होगा, खाना जिस पर बनाते हैं केमिकल एनर्जी है एलपीजी की और उसे हम कन्वर्ट कराते हैं हीट और लाइट में। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके नोट करेंगे, ऐड करेंगे उसी टेबल में। अब जब यहाँ पर हमने एनर्जी का कंजर्वेशन देखे हैं, कन्वर्जन देखा है, तो इसमें एक रूल और काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 2 स्टार कम से कम इस पर रखने हैं। तो क्या है इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, बट कैन बी कन्वर्टेड और चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने जब ये बॉल को थ्रो किया ऊपर, तो जितना भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट होती चली गई पोटेंशियल में, फिर वापस आते हुए वापस आ रही है वो पोटेंशियल में काइनेटिक से। तो when a body is thrown upward or dropped from height, the total mechanical energy, that means sum of potential and kinetic energy, will remain same at every point on the path. Next है, at the highest point of its motion, energy is fully in the form of potential energy, and at the lowest point it is fully in the form of kinetic energy. At all other points it is partially kinetic and partially potential, and the sum will be total, will fix. तो इम्पोर्टेंट रूल है, इसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे। और आखिरी में आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट पेंडुलम का। तो पेंडुलम देख लेते हैं। एक रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड होगा हमारे पास, उसमें एक बॉब बोला जाता है इस बॉडी को। बॉब है ये हैवी मेटल पॉइंट मास, जिसको एक पॉइंट पर डिस्प्लेस करा के जब हम रिलीज करते हैं तो ये इस तरह से वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली पोजीशन जहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रुकता है, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक ज़ीरो है। और उल्टा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हमारी ये होगी जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो ये हमारी MP है, MP यानी कि मीन पोजीशन, और ये वाली हमारी एक्सट्रीम है, EP एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास एक और होती है दूसरी साइड, इधर जहाँ तक ये मैक्सिमम आ रहा है, ये भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन ही होगी, ध्यान रखेंगे। तो इसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे, बढ़ाते हैं फिर आगे। और फाइनली यहाँ तक आते आते हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज़ करें। बाकी के कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।